तो दोस्तों आज का जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं ये उन लोगों के लिए है जो या तो रिटायर होने वाले हैं या फिर रिटायर हो गए हैं और उनके पास कुछ अमाउंट आया है और वो उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको बहुत दिक्कत आ रही है कि यार ये पैसा इन्वेस्ट किया जाए तो कहाँ किया जाए। क्योंकि होता क्या है, जब भी आपके पास एक रिटायरमेंट अमाउंट आता है तो बहुत सारे बंदे आपके पास पहुंच जाते हैं। कोई आता है कहता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, कोई बोलता है कि नहीं म्यूचुअल फंड तो अच्छे नहीं है, आप गवर्नमेंट स्कीम को चूज कर लो, बाकी बैंक वाले तो बैठे ही हैं एफडी करने के लिए। तो एक्चुअली हमें करना क्या चाहिए, कितना अमाउंट कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, हमारी एज के हिसाब से, हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट के हिसाब से, उसी को देखते हुए एक ये प्रेजेंटेशन तैयार की है जिसमें हम ये बताएंगे कि आपको कितना अमाउंट कहाँ रखना चाहिए आपके एज के हिसाब से। क्योंकि अगर कोई 30-40 इयर्स का रिटायर हो जाता है तो वो ज्यादा रिस्क ले सकता है, क्योंकि उसके पास अभी 20-30 साल और पड़े हुए हैं और उसके बच्चे भी छोटे हैं। और ऐसे ही अगर कोई 50 का रिटायर होता है तो वो मीडियम रिस्क ले सकता है, क्योंकि उसके बच्चे अभी 12th में आगे होंगे, जहां शायद किसी की शादी भी करनी हो तो वो अमाउंट चाहिए होगा। और अगर कोई 60 में रिटायर होता है तो उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। तो बस वही देखते हुए एक ये वीडियो प्रेजेंटेशन तैयार की है जो मैं आपको बताऊंगा कि कितना अमाउंट कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। ये कोई थंब रूल नहीं है, इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकती है, लेकिन हाँ 10% या 20% मैं मान सकता हूं कि आगे पीछे एलोकेशन हो सकती है, लेकिन बिल्कुल भी वैसा नहीं कि जो 60 इयर्स का है वो मेजर एलोकेशन अपनी इक्विटी में दे रहा है और जो 40 इयर्स का है वो ज्यादा एफडी में लगा दे रहा है। तो वो दोनों चीजें बहुत ज्यादा गलत हो। तो चलते हैं अभी अपनी स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आज का टॉपिक हमारा रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। ये है भाई हमारा मिस्टर एक्स, ये है 40 इयर्स का, ये है मिस्टर वाई, ये है 50 इयर्स का और ये है मिस्टर जेड, ये है 60 इयर्स का। वैसे एक्स और वाई में कुछ ज्यादा एज डिफरेंस लग नहीं रहा, चलो मान लेते हैं। तो इनके पास है 50 लाख, तीनों के पास अपना एक अमाउंट है 50 लाख, इन तीनों को इन्वेस्ट करना है। तो इनके लिए बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या रहेगा। तो ये जो अपने मिस्टर एक्स हैं ये है 40 इयर्स के और इनको करने हैं 50 लाख इन्वेस्ट, मतलब इन्वेस्टमेंट करनी है इनको, अपने पैसे को सही जगह पे लगाना है। तो जो मिस्टर एक्स है इसके लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि इसको 5 लाख की एफडी करवानी चाहिए। ये एफडी इसलिए क्योंकि इमरजेंसी फंड नाम की एक चीज होती है, कभी पैसे की जरूरत पड़ जाए, लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख तक, तो इसके पास अमाउंट हो, इसको अपनी इन्वेस्टमेंट तोड़ने की जरूरत ना पड़े। तो 5 लाख तो इसको लगाना चाहिए सीधा सीधा अपनी एफडी में, जो भी इसका बैंक है, जो एसबीआई हो सकता है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, जो भी अच्छे बैंक हैं। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक में मैं नहीं कहूंगा क्योंकि उसमें एफडी के रेट्स तो ज्यादा होते हैं, लेकिन उनमें रिस्क भी ज्यादा होता है। जी हाँ, एफडी में भी रिस्क होता है। तो आपने देखा होगा, कभी सुना होगा कि कोई बैंक दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया, अब वो अपने डिपॉजिटर को पैसा भी नहीं दे पा रहा है। तो आपको बड़े बैंकों के साथ ही बने रहना है एफडी के लिए। तो 5 लाख की उसको एफडी करानी है जो उसका शॉर्ट टर्म इमरजेंसी नीड्स को भी देखेगा। तो उसके बाद उसको करना चाहिए 5 लाख गवर्नमेंट स्कीम्स में। अब गवर्नमेंट स्कीम्स में क्यों इन्वेस्ट करना है और कौन सी वाली गवर्नमेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट करना है, ये तो सबके साथ अलग अलग होगा। मैं ये कहूंगा कि पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम्स हैं, खास करके मंथली इनकम स्कीम और पीपीएफ, वो अपने 5 लाख इन स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है, जिसमें आपको 7% के आसपास रिटर्न मिल जाएगा। हाँ, वो टैक्सेबल होता है, लेकिन फिर भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी बनी रहती है। तो उसे पता है कि एक अमाउंट मेरा ऐसी जगह है, यहां से मुझे एक इनकम भी आती रहेगी और मैं सिक्योर भी हूं उस फंडिंग में। तो 5 लाख इसका गवर्नमेंट स्कीम्स में हो गया। अब इसके पास बच गया 40 लाख और ये है 40 इयर्स ओल्ड। 40 इयर्स वाले को ज्यादा रिस्क लेना चाहिए क्योंकि टाइम उसके पक्ष में है। तो अब उसको क्या करना चाहिए, अब उसको 10 लाख डेब्ट फंड में लगाना चाहिए। अब ये डेब्ट फंड्स क्या हैं, ये डेब्ट फंड्स भी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज ही हैं। ये आपको म्यूचुअल फंड की कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपको डेब्ट स्कीम प्रोवाइड कर देती है, जिसमें ऑन एन एवरेज 8% के रिटर्न्स जो है आप मान के चल सकते हैं कि 8% रिटर्न आपको मिल जाएंगे। वो 7% भी हो सकते हैं और किसी अच्छे टाइम पे 9%, 10% भी हो सकते हैं। तो 8% का ऑन एन एवरेज आप मान के चल सकते हैं। फंड की भी बहुत सारी वैरायटीज हैं, इसमें आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म जो डेब्ट फंड्स हैं उनको चूज करें तो वो 8% के आपको फिक्स्ड रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो आपका 10 लाख जो है डेब्ट फंड्स में जाना चाहिए, जो 40 इयर्स में रिटायर हुआ है और उसको 50 लाख इन्वेस्ट करना है। अब उसके पास 30 लाख बच गया है, तो 30 लाख को वो कहाँ इन्वेस्ट कर, ये 30 लाख उसको करना चाहिए इक्विटी। इक्विटी मतलब म्यूचुअल फंड्स की जो
इक्विटी की स्कीम्स है, जिसको आप म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी बोलते हैं, क्योंकि डेब्ट फंड तो लोग नहीं जानते नॉर्मली कि म्यूचुअल फंड्स में डेब्ट फंड्स भी होते हैं। वैसे ही इक्विटी फंड्स जो हैं वो ज्यादा रिस्क होता है और रिटर्न्स भी उनके ज्यादा होते हैं। उसमें मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, आप मेरे वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें आप लार्ज, मिड, स्मॉल, फ्लेक्सी कैप, इसका एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। जिसको नहीं समझ आता है लार्ज, मिड, स्मॉल, वो सीधा फ्लेक्सी कैप में 30 लाख इन्वेस्ट कर दे। जिसको समझ आता है तो वो अपना एक पोर्टफोलियो बना सकता है लार्ज, मिड और स्मॉल कैप का 30 लाख इन्वेस्ट करने के लिए। आगे मैं आपको स्लाइड्स में दिखा दूंगा कौन कौन सी स्कीम्स हैं लार्ज में, मिड में, स्मॉल में, फ्लेक्सी कैप्स में, जहां वो इन्वेस्ट कर सकता है। लार्ज कैप की कैटेगरी में ये स्कीम्स हैं जहां वो इन्वेस्ट कर सकता है। मिड कैप की कैटेगरी में ये वाली स्कीम्स हैं, स्मॉल कैप की कैटेगरी में ये वाली स्कीम्स हैं। अगर मैं जल्दी कर रहा हूं तो आप पॉज करके इन स्कीम्स को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये हमारी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, जिसको नहीं लार्ज, मिड और स्मॉल समझ आता वो सीधा फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर सकता है 30 लाख के अमाउंट को, जो 40 इयर्स का है और उसको 50 लाख इन्वेस्ट करने हैं। अब ये बंदा आ गया भाई जिसकी 50 इयर्स एज है, तो इसके पास भी 50 लाख है, इसको इन्वेस्ट करना है। अब ये क्या करे, ये है हमारा मिस्टर वाई, 50 इयर्स का है और 50 लाख इसको इन्वेस्ट करना है। इसको क्या करना चाहिए भाई को, क्योंकि इसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अभी कम हो गई। अब ये 50 का आ गया है, बच्चे हो गए हैं बड़े, जो मे बी 12 ग्रेजुएशन कर रहे हो, शादी के बारे में सोच रहा हो, तो इसको अपनी एफडी का अमाउंट बढ़ा देना चाहिए। मिस्टर एक्स का था जो 40 इयर्स का था, उसका 5 लाख था, इसका हमने कर दिया 7 लाख, क्योंकि भाई इसकी नीड्स ज्यादा हो सकती हैं, जो बच्चे की पढ़ाई के लिए नीड ज्यादा हो सकती है। और अभी वो 50 का हो गया है तो थोड़ा बीमार होने की भी उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो गई है, तो इसको 7 लाख रुपए आपने इमरजेंसी नीड्स के लिए जरूर रखना है। फिर इसको गवर्नमेंट स्कीम्स में एलोकेशन एक्ट से ज्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि ये अभी एज में ज्यादा हो गया है, इसको सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए, तो इसको 8 लाख के आसपास गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस बंदे का 15 लाख इन्वेस्ट हो गया। वही गवर्नमेंट स्कीम्स में मैं मंथली इनकम स्कीम या पीपीएफ को ही कहूंगा कि आपको इन्हीं में इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी जिसकी मर्जी है वो किसान विकास पत्र या फिर और भी स्कीम्स आती है, सुकन्या समृद्धि, अगर बच्चे के लिए इन्वेस्ट करना है तो वो कर सकता है, वो उसके ऊपर है। लेकिन 8 लाख गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए जो 50 ईयर्स का है। उसके बाद उसको डेब्ट फंड में कितना लगाना चाहिए, 15 लाख। जो हमारा मिस्टर एक्स था वो डेब्ट फंड में 10 लाख लगा रहा था। अब मिस्टर वाई क्योंकि इसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थोड़ी कम हो गई है, तो इसको 15 लाख जो है अपना डेब्ट फंड्स में लगाना चाहिए, जो आपको मैंने बता दिया 8% के आसपास रिटर्न इसको मिल जाएंगे। अब जो अमाउंट बचा 20 लाख वो उसको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। मिस्टर एक्स ने 30 लाख किया था, इसको 20 लाख। क्यों? क्योंकि भाई इसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम है मिस्टर एक्स से। अब इसको बच्चों की शादियां भी करवानी है तो वो इतने रिस्क नहीं ले सकता, तो इसको 20 लाख के आसपास करना चाहिए। वो मैंने आपको बता दिया लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कैटेगरी में किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। मेरा एक और वीडियो भी है इनके ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अब आ गया हमारा तीसरा बंदा, ये है भाई, देखो 6 इयर्स का लग रहा है ना ये, तो ये है मिस्टर जेड। भाई के पास 50 लाख हैं और इसको भी इन्वेस्ट करने हैं। तो भाई ये हमारा जो मिस्टर जेड है, जो ओल्ड एज है, 60 इयर्स का हो गया है, भाई इसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत कम हो गई है और होनी भी चाहिए। अब 60 के बाद इसको भी नहीं पता कि वो 5 साल और जिएगा, 10 साल या 20 साल, तो इसको बड़ी सोच समझ के अपने पैसे को एलोकेट करना होगा। तो इसका सबसे पहले जो इमरजेंसी फंड है वो 10 लाख का होगा। भाई कल को कोई ऑपरेशन आ गया है या कहीं बच्चे ने पैसे मांग लिए किसी काम के लिए, तो इसको वो एफडी में 10 लाख रुपया रखना ही हो। दूसरा इसका जो है 10 लाख गवर्नमेंट स्कीम्स में करेगा, जहां से इसको मंथली इनकम स्कीम टाइप पैसे आ सके। 10 लाख इसका गवर्नमेंट स्कीम में जाएगा। उसके बाद इसको डेब्ट फंड्स में 20 लाख रुपया इन्वेस्ट करना हो। सबसे पहले उसने जो 40 साल का था उसने डेब्ट फंड्स में 10 लाख किया था, 50 साल का था उसने 15 लाख और ये 20 लाख इसको डेब्ट फंड में करना होगा। उसके बाद डेब्ट फंड आपको बता दिया मैंने 8% के रिटर्न जो है। उसके बाद इसको इक्विटी में भी इन्वेस्ट करना है, लेकिन सिर्फ 10 लाख, क्योंकि इसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बिल्कुल कम हो गई है। हाँ, कभी ये अगर मान लो 20 साल और जीवित रहता है और इसको लगता है कि यार फिर मैंने तो गलती कर दी, मुझे कंपाउंडिंग का फायदा ही नहीं मिला, जो 12-13-14% के रिटर्न मिलते हैं इक्विटी में, वो तो मैं छूट गया, तो इसको कुछ अमाउंट उसमें भी रखना चाहिए जो अच्छे से कंपाउंड हो सकते हैं। तो उसको बिल्कुल वो अपना एक पोर्टफोलियो 10 लाख का बना सकता है, लेकिन मेजर एलोकेशन इसकी जो है वो डेब्ट फंड्स में और अपनी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में ही होनी चाहिए, क्योंकि इसकी एज ज्यादा हो गई है। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी कि अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है। ये तो मैंने 50 लाख का एक एवरेज अमाउंट दिया था। आप अगर किसी के पास 1 करोड़ है तो वो उसी के हिसाब से
अपनी एलोकेशन इंटू 2 करके कर सकता है। बाकी आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है मुझे लगता है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के करनी चाहिए। आप एक अपना फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर बनाएं जो मार्केट के टच में हो, जो इन्वेस्टमेंट की नॉलेज रखता हो, क्योंकि क्या होता है कि हमें कम नॉलेज होने की वजह से और एलोकेशन अगर हम गलत कर देते हैं और कभी हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, मार्केट अच्छी परफॉर्म अगर ना कर रही हो, आपको पैसा निकालना पड़े तो काफी दुख भी होता है। तो आपको जरूर एक फाइनेंशियल एडवाइजर को चूज करें, उससे पूछें, उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करवाएं ताकि आप किसी को पूछ सकें कि भाई मेरा इन्वेस्टमेंट आपने ढंग से क्यों नहीं किया। जब मैंने आपको बताया था कि मेरी 10 साल के बाद मेरी बच्ची की शादी है, तो उसको पता होगा कि भाई 10 साल के बाद बच्चे की शादी है, उसको पैसे की जरूरत होगी, तो वो आपका पैसा डेब्ट की स्कीम्स में रखेगा। क्योंकि हमने देखा है 2008 में क्या हुआ था, 2020 में क्या हुआ। 2008 में कईयों ने पैसे इन्वेस्ट करना शुरू किए थे 2000 में, 2001-2 में, और 2008 में उनको मजबूरी में निकालने पड़े। क्यों? क्योंकि किसी के घर में शादी थी, किसी को घर बनाना था, तो उसको ये समझ नहीं थी कि उसको कितना एलोकेशन कहाँ पे रखना है। अगर वो डेब्ट फंड में होता तो बड़ी आराम से निकालता। जैसे जैसे आपका गोल पहुंचने लगता है तो आपको पैसा इक्विटी से निकाल के डेब्ट में लगाना चाहिए, क्योंकि डेब्ट फंड जो है वो जो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी होती है उससे परे होते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो लमसम इन्वेस्टमेंट के ऊपर। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जा रहा है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं नंबर स्क्रीन पे दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और अगर आप कोई पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं तो आप आके बनवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।